Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Shazia Kashif. I am your biology teacher. Welcome to online classes at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं cell size and surface area to volume ratio, passage of molecules into and out of cells, learning objectives. By the end of lecture, students will be able to learn about why some cells are small whereas some cells are very large. Why is surface area to volume ratio important in cells? Why do some cells have a larger surface area to volume ratio? How cell size and shape affect the overall rate of nutrient intake and the rate of waste elimination? What types of processes are used by cells to transport materials? How materials move in and out of cells? Definition of diffusion and facilitated diffusion. हमारे फर्स्ट टॉपिक सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में तीन चीज़ों का जिक्र है, सेल के साइज का, सरफेस एरिया का और वॉल्यूम रेशो का। तो स्टूडेंट्स, जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंगली ही सेल का फंक्शन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर के अलावा सेल का साइज और सरफेस एरिया किस तरह से सेल के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करवाने में हेल्प कर सकता है। और फिर इसके बाद बात करेंगे वॉल्यूम रेशो की, यानी सेल के साइज और सरफेस का वॉल्यूम रेशो के साथ क्या लिंक है। वॉल्यूम रेशो का मतलब है कि कितना मटेरियल सेल एब्जॉर्ब कर सकता है और कितना मटेरियल सेल एक्सक्रीट कर सकता है। अब हम सेल के साइज को डिस्कस करेंगे। सेल साइज। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज। सेल मुख्तलिफ साइज के होते हैं। Smallest cells. The smallest cells are bacteria called mycoplasma with diameter between 0.1 micrometer to 1 micrometer. सबसे छोटे सेल्स एक बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा के हैं जिनका डायामीटर 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। Bulkiest cells. The bulkiest cell are bird eggs. सबसे बड़े वॉल्यूम वाले सेल्स बर्ड्स के अंडे होते हैं। Longest cells. The longest cells are muscle cells and nerve cells. Cell size and shape are related to cell function. सेल का स्पेसिफिक साइज और शेप सेल के स्पेसिफिक फंक्शन के मुताबिक ही होते हैं। Bird egg cells contain a large amount of nutrients for the developing youngs. बर्ड्स के अंडे इसलिए बल्कि होते हैं क्योंकि यंग वन की डेवलपमेंट होनी होती है और यंग वन की डेवलपमेंट के लिए एग के अंदर खुराक यानी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं।
Muscle cells are efficient in pulling different body parts together. मसल सेल्स इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि बॉडी पार्ट्स को पुल करते हैं और इस तरह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। Nerve cells can transmit messages between different parts of body. नर्व सेल्स इसलिए लंबे होते हैं क्योंकि नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल सेल साइज। स्मॉल सेल साइज हैज मेनी बेनिफिट्स। पहले हमने बात की कि सेल्स बल्की क्यों होते हैं, सेल्स लंबे क्यों होते हैं। अब हमने ये बात करनी है कि सेल्स स्मॉल क्यों होते हैं। Human red blood cells are only 8 micrometer in diameter and therefore can move through our tiniest blood vessels, capillaries. RBCs बहुत ही छोटे साइज के सेल्स होते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ही बारीक ब्लड वेसल्स कैपिलरीज में से गुजरना होता है और छोटे साइज होने की वजह से ये ब्लड कैपिलरीज में से बहुत आसानी से गुजर जाते हैं। लेकिन आरबीसीज का सरफेस एरिया ज्यादा होता है जिसकी वजह से ज्यादा हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है और इस तरह से आरबीसीज उतने ही अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। ब्लड सेल्स के अलावा हमारी बॉडी के और बहुत सारे सेल्स स्मॉल साइज के होते हैं। इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। जितना बड़ा सेल होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन बड़े सेल का सरफेस एरिया कम होता है और जितने छोटे साइज का सेल होगा उसका वॉल्यूम भी उतना ही कम होगा, लेकिन उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। ये हमारा आज का एजेंडा है जिसको हमने प्रूव करना है। अब ये बात मानने में तो नहीं आती है कि लार्ज सेल का सरफेस एरिया कम होता है और स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। लार्ज सेल कम मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा और स्मॉल सेल ज्यादा मटेरियल को एब्जॉर्ब करेगा। ये कैसे होता है इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। Surface area. Surface area is the amount of area exposed on the surface. When talking about a cell, the surface area is the size of the cell membrane. जब हम सेल के सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन का साइज। सरफेस एरिया को हम इस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन है सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ 3D space an object occupies. When talking about a cell, the volume is how much stuff cytoplasm, organelles, etc. are in the cell. जब हम किसी सेल के वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज वगैरह कितनी मौजूद हैं। वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट multiplied by length multiplied by breadth. Effect of cell size on surface area, यानी कि सेल के साइज का
सरफेस एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? डियर स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में रिलेशन को वाज़े करने के लिए क्यूब शेप के सेल्स डायग्राम में दिखाए गए हैं, जिनमें एक बड़ा सेल है और 27 छोटे सेल्स हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमारे पास जो बड़ा सेल है उसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ 30 माइक्रोमीटर है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वॉल्यूम की, उसमें हम इस हाइट की, लेंथ की और ब्रेथ की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारे पास उस बड़े सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सेल इज इक्वल टू 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। तो बड़े सेल का वॉल्यूम आ जाएगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। और इसी तरह से वन स्मॉल सेल का वॉल्यूम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और वन स्मॉल सेल की हाइट, ब्रेथ और लेंथ है 10 माइक्रोमीटर। अब वन स्मॉल सेल के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम हाइट, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वन स्मॉल सेल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल सेल इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास जो वन स्मॉल सेल का वॉल्यूम आ जाएगा वो होगा 1000 माइक्रोमीटर क्यूब। अब हमारे पास एक स्मॉल सेल का वॉल्यूम जो है वो 1000 माइक्रोमीटर क्यूब है। और इसी तरह से और 27 स्मॉल सेल्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम 27 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। तो बेटा कैलकुलेशन से हमें पता चला, तो बेटा दोनों केसेस में एक बड़े सेल और 27 छोटे सेल्स का वॉल्यूम इक्वल है। अब हमने वॉल्यूम को तो फाइंड आउट कर दिया, इसी तरह से हम सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और हमारे पास जो लार्ज सेल है उसकी लेंथ और ब्रेथ 30 माइक्रोमीटर है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है सरफेस एरिया की, इसमें हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज को पुट कर देंगे। और क्यूब जो होता है इसकी 6 साइड्स होती हैं, इसलिए हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में वन लार्ज सेल और 27 स्मॉल सेल्स जो दिखाए हुए हैं इनका हम सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन लार्ज सेल की लेंथ है 30 माइक्रोमीटर और इसकी ब्रेथ भी है 30 माइक्रोमीटर। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से हम इसके सरफेस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरह से वन लार्ज सेल का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है? सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो होगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। हमने 6 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये क्यूब शेप का सेल है और क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। तो बड़े सेल का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। और अगर हमारे पास 27 छोटे सेल्स हों और हर छोटे सेल की लेंथ और ब्रेथ 10 माइक्रोमीटर हो
तो इस स्मॉल सेल की सरफेस एरिया को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया वन स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोमीटर, और हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये वन स्मॉल क्यूब शेप के सेल का सरफेस एरिया है। अब जब हमने एक स्मॉल सेल का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया तो हम 27 स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 27 स्मॉल सेल्स के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम 27 को 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब शेप के सेल्स का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया होगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स वन लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर और वन स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया है 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर और 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेशन से हमें पता चला कि वन लार्ज क्यूब का सरफेस एरिया 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है और 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज सेल्स का सरफेस एरिया कम होता है और स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। The limits of cell size. The need of nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume. सेल में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत और वेस्ट मटेरियल्स की प्रोडक्शन का रेट सेल के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेल को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो न्यूट्रिएंट्स सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चले जाते हैं और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए सेल का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। बड़े सेल का सरफेस एरिया इस सेल के वॉल्यूम की निस्बत कम होता है और स्मॉल सेल का सरफेस एरिया इस सेल के वॉल्यूम की निस्बत ज़्यादा होता है। इसलिए छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन में से ज़्यादा आसानी से मटेरियल्स गुजर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। मॉलिक्यूल्स का सेल्स में आना जाना। लेकिन इस टॉपिक में से हमने सिर्फ डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ही डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। जिन मटेरियल्स की सेल के अंदर ज़रूरत होती है वो मटेरियल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सेल के अंदर इन मटेरियल्स की ब्रेकडाउन होती है और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पे प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। सेल के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है और मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट के तौर पर सेल में कुछ ऐसे मटेरियल्स भी बन जाते हैं जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं होती और ये वेस्ट मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर निकल जाते हैं और सेल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपने टारगेट एरिया में पहुंच जाते हैं। Why the cell membrane is called semi-permeable membrane? Because it acts as a barrier to most of the molecules but not all. Some molecules can pass through it and some cannot. सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं
और सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे मटेरियल्स को अपने अंदर से पास नहीं होने देती, बल्कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर से पास होने देती है। यानी सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे काम करती है। और सेल मेम्ब्रेन ये डिसाइड करती है कि कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं और कौन से मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते। और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है। सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है और सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। अब सेल के बाहर वाले फ्लूइड में और सेल के अंदर वाले फ्लूइड में सोल्यूट की और वाटर वगैरह की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन इस कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है। और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखती है। Methods of passage of molecules to move in or out of a cell. मॉलिक्यूल्स जिन डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए से सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं वो ये हैं: नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, नंबर 3 ऑस्मोसिस, नंबर 4 एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर 5 फिल्ट्रेशन, नंबर 6 एंडोसाइटोसिस एंड नंबर 7 एक्सोसाइटोसिस। तो इन तमाम प्रोसेसेस में से आज हम सिर्फ डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को ही डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन डेफिनेशन: Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration. मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट डिफ्यूजन कहलाती है, यानी ज्यादा से कम की तरफ जाना। लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह डिफ्यूजन के जरिए से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय डिफ्यूजन। हमारे लंग्स में गैसेस डिफ्यूजन के प्रोसेस से एक्सचेंज होती हैं। हमारी बॉडी से बाहर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से हमारे लंग्स में जाती है। यानी ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है और हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए से बॉडी से बाहर मूव करती है। फिश में गिल्स के जरिए से गैसेस एक्सचेंज होती हैं और गैसेस की एक्सचेंज में डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी ल्यूमन से विलाई की ब्लड कैपिलरीज में जाना भी डिफ्यूजन की ही एक एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मटेरियल की ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी को यूज़ करते हैं इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी हम एटीपी से लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट डेफिनेशन: अ टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स
across a cell without the expenditure of energy is called passive transport. मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट जिसमें हम एनर्जी यूज नहीं करते इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. There is no expenditure of energy in passive transport. Facilitated diffusion. Definition: some molecules are taken into or out of cells with the help of transport proteins present in cell membrane. This is called facilitated diffusion. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपने लार्ज साइज और चार्ज की वजह से फ्रीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते. ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से ले जाया जाता है. जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी मटेरियल को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने में हेल्प करे तो इस प्रोसेस को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. ऐसी डिफ्यूजन का रेट सिंपल डिफ्यूजन से ज़्यादा होता है. Facilitated diffusion is also a type of passive transport because there is no expenditure of energy in this process. Facilitated diffusion भी passive transport की ही एक टाइप है क्योंकि इसमें भी एनर्जी यूज नहीं होती. Now, recapitulation. Main points of our today's lecture are: हमारे आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स ये हैं. सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज. The smallest cells are bacteria called mycoplasma with diameter between 0.1 micrometer to 1 micrometer. The bulkiest cells are bird eggs. The longest cells are muscle cells and nerve cells. Human red blood cells are only 8 micrometer in diameter and therefore can move through our tiniest blood vessels, capillaries. In relation of their volumes, large cells have less surface area as compared to small cells. The need of nutrients and rate of waste production are directly proportional to cell volume. Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration. A type of movement of molecules across a cell without expenditure of energy is called passive transport. Some molecules are taken into or out of the cells with the help of transport proteins present in cell membrane. This is called facilitated diffusion. Now, assessment of MCQs. तो बेटा आप लोगों को इस तरह के MCQs भी पेपर में आ सकते हैं. MCQ number 1. The diameter of human red blood cell is, options हैं. Option A 0.5 micrometer, option B 3 micrometer, option C 8 micrometer, option D 0.2 micrometer और आंसर है ऑप्शन सी 8 माइक्रोमीटर. Next MCQ. Which of the following is the bulkiest cell? Option A nerve cell, option B muscle cell, option C
बर्ड एग सेल, ऑप्शन डी बैक्टीरियल सेल। और आंसर है ऑप्शन सी बर्ड एग सेल। नेक्स्ट एमसीक्यू है, gas exchange in gills and lungs occurs by dash। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिफ्यूजन, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन ए डिफ्यूजन। नेक्स्ट एमसीक्यू, the type of transport in which there is no expenditure of energy is called। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी साइटोसिस। तो आंसर है ऑप्शन सी पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following cell is the longest। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्किन सेल, ऑप्शन बी नर्व सेल, ऑप्शन सी ब्लड सेल, ऑप्शन डी बोन सेल। तो आंसर है ऑप्शन बी नर्व सेल। आज के टॉपिक से रेलेवेंट आप लोगों से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन माइकोप्लाज्मास। इस क्वेश्चन का आंसर है द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। क्वेश्चन नंबर 2, what is the diameter of bacterial cell। इस क्वेश्चन का आंसर है the diameter of bacterial cell is between 0.1 micrometer to 1 micrometer। Question number 3, which are the bulkiest cells। इस क्वेश्चन का आंसर है the bulkiest cells are bird eggs because they have large amount of nutrients for developing youngs। Question number 4, which are longest cells। इस क्वेश्चन का आंसर है the longest cells are some muscle cells and nerve cells। Question number 5, what is the diameter of human red blood cells। आंसर है human red blood cells are 8 micrometer in diameter। Short question number 6, define diffusion। इस क्वेश्चन का आंसर है the movement of molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration is called diffusion। Question number 7, define facilitated diffusion। इस क्वेश्चन का आंसर है the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration with the help of transport proteins present in cell membrane is called facilitated diffusion। Short question number 8, which type of diffusion is more efficient। इस क्वेश्चन का आंसर है the rate of facilitated diffusion is higher than simple diffusion। Now long question। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है,
How would you illustrate the surface to volume relationship by using cube-shaped cells? Dear students, अब हम वीडियोस भी देखेंगे. Some organisms are big and some are small, but they're all made up of cells. Some tiny organisms, like bacteria, are made up of a single cell, and all the materials they need must be supplied via their cell membrane. Large organisms, like us humans, are made up of millions of cells. To get the important stuff, like oxygen, to all of the cells that make up our bodies, we have a transport system that takes things to where we need them. We rely on the blood to transport what we need to where we need it. But why are larger organisms made of many cells, rather than a single giant cell? And why do we need such advanced transport systems, rather than simply allowing materials like oxygen to diffuse from the air through our skin to all of our body cells? The problem is surface area. Consider two cubes of different sizes. The smallest cube is 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter, and so has faces each with an area of 1 centimeter squared. And there are 6 faces, so it has a total surface area of 6 centimeters squared. The larger cube is 2 centimeters by 2 centimeters by 2 centimeters, so each face is 4 centimeters squared. With 6 faces, it has a total surface area of 24 centimeters squared. So, the larger cube has a larger surface area, but the larger cube also has a larger volume. We need to compare the surface area of each cube with its own volume. The small cube has a volume of 1 by 1 by 1, which is 1 centimeter cubed. It has 6 square centimeters of surface area for every 1 cubic centimeter of volume. We can say that it has a surface area to volume ratio of 6 to 1. If we do the same for the larger cube, we can see that it has a volume of 2 times 2 times 2, which equals 8 centimeters cubed. This ratio of 24 square centimeters of surface area to every 8 cubic centimeters of volume can be simplified to 3 to 1. 6 to 1 is bigger than 3 to 1. It's obvious that the smaller cube has a larger surface area to volume ratio. Let's imagine that these cubes are living cells that need oxygen to survive. For oxygen to spread throughout the cells, it must diffuse through the surface. As the small cell has more surface area relative to its volume, every part of that volume can be supplied with oxygen at a faster rate compared with the larger cell. It would take too long for the center of the larger cell to be supplied with what it needs. If a large organism were made of a single cell, the exchange of materials simply wouldn't happen fast enough. This is what limits the maximum size of a cell. Since our bodies have to be made of many tiny cells, it's important that the materials those cells need are transported directly to them. This is the reason why we have a circulatory system, with a really strong pump, that is the heart, constantly shifting nutrients in the blood throughout our body. If we are given this image and asked what exactly this is, I'm sure your answer will be a cell. Now to study this, we need to study every component present within. And not only within, we even need to study the covering, that is this part, in detail. Now can you tell me what exactly is this named as? That's right, it's called the cell membrane or the plasma membrane. In our previous video, we have learned that the cell membrane is selectively permeable in nature. That is, it only allows specific materials to enter and leave the cell. Any guesses what is the plasma membrane made up of? The plasma membrane is made up of lipids and proteins and also has some carbohydrate chains. There are two things that freely move in and out of the cell. Those include gases and water. Do you think these molecules need energy for traveling across the membrane? Let's take a simple example to understand what exactly happens in this case. We know what happens when a drop of ink is added to a glass of water.
The single dark-colored ink drop spreads when added to water and the intense blue color fades slightly. If we see at the molecular level, then the ink molecules, which are compactly packed in the single drop, get a chance of dispersing in a larger area when added to the water. This is nothing but the process of diffusion. And we know that this dispersal process does not require energy. The molecules just try to move freely in the space available, and as a result, diffusion occurs. The same story is seen when gas or water molecules travel across the membrane. Take carbon dioxide for example. When cells undergo cellular respiration, a lot of carbon dioxide accumulates in the cell. On the other hand, there is very little carbon dioxide present outside the cells. Hence, the carbon dioxide molecules move outside the cells. Now, there is very little oxygen left after respiration in the cells. So the oxygen from outside the cells moves in through the plasma membrane to make up for the lost oxygen. That means carbon dioxide moves out and oxygen moves in. Both the gases move from their area of higher concentration to an area of lower concentration. And this diffusion process does not require energy. Diffusion is one of the processes by which transportation of several substances is carried out across the cell membrane. But it's not the only one process on which the cell relies. There are a few more methods that the cell adopts for transportation of substances. Let's have a look at these processes in the next video. Dear students, thank you for watching and listening. God bless you. Allah Hafiz.